हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये वाला टॉपिक अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपके एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ चांसेस तो यही है कि 5 मार्क्स में आता है, बट आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। वो लोग इसको 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इसी नाम से पूछा जाए, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब यहां पे अपने दो तरह के इफेक्ट पढ़ेंगे, फेवरेबल इफेक्ट पढ़ेंगे, अनफेवरेबल इफेक्ट पढ़ेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि इसको अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। अगर 3 मार्क में पूछते हैं तो फेवरेबल इफेक्ट, या 2 मार्क में पूछते हैं तो भी फेवरेबल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरह पूछ सकते हैं, या अनफेवरेबल इफेक्ट। अल्टीमेटली याद रखना 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर से जो बनते हैं, एक इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर एक फेवरेबल इफेक्ट, एक अनफेवरेबल इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वाला इस चैप्टर का सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है। चांसेस है कि आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी नीव बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारी बैच में कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग जस्ट हमारी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे, यूजीटी नाम से, ऐप स्टोर पे, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देके रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इवैल्यूएशन करने से पहले यहाँ पे कुछ कंटेंट देके रखा है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो होता ऐसा है कि 1951 के बाद अपनी कंट्री जो है ना, वो सोशलिस्ट पैटर्न को एडॉप्ट करती है। अच्छा, सोशलिस्ट पैटर्न यानी क्या होता है? जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट खुद देखेगी। ठीक है, और जिसके अंदर इस तरह का पूरा प्लानिंग किया जाता है, इस तरह का सोसाइटी का सेटअप होता है कि हर एक तरह की इक्वालिटी देखने को मिले। पर अल्टीमेटली इन्होंने इस तरह की पॉलिसी एडॉप्ट की थी जो नैरो थी, रेगुलेटेड थी बहुत ज्यादा। ठीक है, और इनवर्ड लुकिंग थी, मतलब हम लोग ज्यादा फॉरेन ट्रेड नहीं किया करते थे। तो ये जो पॉलिसीज पहले बनाई गई थी सरकार ने, ये पॉलिसी फेल हो गई और 1991 के बाद इंडिया ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, जैसे लिबरलाइजेशन हो गया कि मार्केट पूरा लिबरल हो गया, मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी हो गई, आउटवर्ड लुकिंग हो गई, मतलब ग्लोबलाइजेशन, हम फॉरेन की कंट्रियों के साथ अब ट्रेड करने लग गए। ठीक है, जिसकी वजह से अपनी कंट्री में ट्रेड और डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि पहले अपनी इकोनॉमी एकदम सोशलिस्ट पैटर्न पे चलती थी, अब हमारी मार्केट ओरिएंटेड हो गई। ठीक है, तो ये जो बदलाव हुआ है ना, उसको ही प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। और यहां पे मैंने बहुत बढ़िया फोटो भी लगाया हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 विद चेंज इंडिया। और मैं इनको बहुत सम्मानित, देखो पूरे कांग्रेस के अंदर ना एक ही जन ऐसा है जो मेरे को पसंद है, और वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आज की दुनिया में जिंदा नहीं है, पर इन्हीं की वजह से अपनी कंट्री के आज की ये सिचुएशन है। सोचो अगर ये नहीं होते ना, तो अपनी कंट्री और ज्यादा गरीब होती, शायद ऐसा समझ लो कि पाकिस्तान से भी खराब हालत अपने इंडिया की हो जाती। बट इन्हीं इंसान ने अपने इंडिया को बचाया है। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वाला जो पर्सन था, वो यही थे, मनमोहन सिंह। तो मेरी इनको लेके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, मैं इनको काफी अच्छा इकोनॉमिस्ट मानता हूं। ठीक है, इन्होंने अपने देश को बचाया है 1991 में ये पॉलिसी ला करके। चलो अब देखते हैं कि कौन से फेवरेबल इफेक्ट्स है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। तो पहला फेवरेबल इफेक्ट है, कंज्यूमर स्टार्टेड गेटिंग वैरायटी ऑफ गुड्स। अब देखो हुआ क्या कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने की वजह से हमारा ट्रेड पूरे वर्ल्ड के साथ बढ़ गया, और उसी की वजह से अब अपने को इंटरनेशनल क्वालिटी के गुड्स मिलने लगे, वो भी वैरायटी ऑफ गुड्स, और आसानी से मिलने लग गए और रीजनेबल प्राइस पे। आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन गुड्स है जो आज की डेट में हम यूज करते हैं। इवन आप लोग अपना मोबाइल भी ले लो, मोबाइल भी आपका चाइना का हो सकता है, तो फॉरेन गुड्स हम लोग यूज करने लग गए। दूसरा कि अपनी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है मतलब अपनी कंट्री के अंदर जो डॉलर्स है ना, डॉलर का रिजर्व वो बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। तीसरा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है, हमने काफी अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड अलोंग विद इंक्रीज इन एफडीआई, एफडीआई के साथ हमारी कंट्री में एफडीआई बढ़ा है। एफडीआई मतलब आपको पता ही होगा, अपने ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, एंड सर्टेन रिस्क ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड डेट बर्डन। और आपको पता है अपनी कंट्री में जो रिस्क था इन्वेस्टमेंट्स का, ये अपने ऊपर बहुत कर्जा हुआ करता था पहले के टाइम पे, क्योंकि अपने ना क्या करते थे, अपने कंट्री में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अपने बहुत महंगी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया करते थे। बट जब से एफडीआई आया है तो ये सारी चीजें कम हो गई है, जो अपने ऊपर कर्जा था वो कम हो गया है, अपनी कंट्री में जो रिस्क था इन्वेस्टमेंट का वो भी कम हो गया है।
फिफ्थ बात करें तो अपनी कंट्री में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे खासे बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी कंट्री में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही चीज बढ़ी है। और नेक्स्ट बात करें तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आप सबको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार जो फैक्टर्स है ना वो ज्यादा मोबाइल हो चुके हैं। मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लैंड नहीं जा सकता, बाकी जो लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये तीनों फैक्टर्स जो है वो कंट्री के अंदर या अलग अलग कंट्री के बीच में मोबाइल होने लग गए। मोबाइल का मतलब होता है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अच्छी चीजें क्या हुई अपने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद, मतलब 1991 के बाद। तो इन इरा पहले के टाइम पे पता है क्या था, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस थे, यानी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रूल्स लगा के रखे थे, करप्शंस काफी होता था, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता था। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का मतलब क्या होता है पता है, जो कागज की कार्रवाई होती है ना, जो सरकारी काम हम लोग कहते हैं, वो बहुत धीमे था, ठीक है, जिसकी वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये सारे कुछ कॉमन फीचर्स थे, बट जब से पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कम हो गई है रिफॉर्म्स आने के बाद, और बहुत सारे सेक्टर्स जो है जिसमें ग्रोथ देखने को मिला है। और अपने कंट्री में पहले जो कैपिटल की स्केयरसिटी हुआ करती थी, इवन जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत रिजिड थे, वो अब ज्यादा अच्छे से सोचने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं कि नेचुरल गैस पाइपलाइन हो गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे, ये सारी चीज में बहुत ग्रोथ देखने को मिला है। एंड नाइन्थ है शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि चीजों की कमी पड़ गई, बट आज की डेट में बल्कि वैरायटी जो है ना वो बढ़ी है, कमी तो छोड़ो वैरायटीज जो है वो बढ़ी है। और अपनी कंट्री का जो सोशल कल्चरल टाई है, मतलब दूसरे नेशंस के साथ सोशली और कल्चरली हम लोग जुड़े हैं, और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस भी उन कंट्री के साथ बढ़े हैं। प्लस आप देख सकते हो अपनी कंट्री के जो पीएम है, ठीक है, वो भी काफी सारी अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं और उनकी कंट्रीज में जाके उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन बात करें तो इससे खराब चीजें क्या हुई, यानी कि एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट है, 1991 में आया, तो उसकी कौन सी अनफेवरेबल इफेक्ट है, यानी खराब इफेक्ट कौन सी है। तो पहला है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं अपनी कंट्री की, अब देखो फॉरेन की बड़ी कंपनी आएगी जिसको अपने MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये छोटी कंपनी उनके सामने कंपटीशन नहीं कर सकती, तो छोटी कंपनियां बंद भी हो गई। दूसरा है
ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपनी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा है, एंड बिफोर द इंडियन प्राइवेट सेक्टर बिकम एफिशिएंट, इंडियन कंपनी स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन। यानी कि हुआ क्या पता है, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन साथ में हुआ। तो प्राइवेटाइजेशन में अब नई नई अपनी कंट्री की प्राइवेट बिजनेसेस ज्यादा बढ़ रहे थे, अब बिजनेसेस भी बढ़ रहे थे, साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन भी हो गया, यानी कि फॉरेन कंपनियां भी आ गई। तो नए नए जो सेक्टर्स ओपन हो रहे थे, प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, उनको फॉरेन कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सी इंडियन कंपनीज को सेटबैक फेस करना पड़ा, इंडियन कंपनी बंद हो गई। और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट पहले अलग अलग सेक्टर में दिया करती थी, वो भी सब्सिडीज रिड्यूस हो गए, और हमारे यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, थोड़ा महंगा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है जो एक्सचेंज रेट है। सो व्हाट इज एक्सचेंज रेट, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, बराबर 89 रुपीज जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं कि $1 लेने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 89 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये जो एक्सचेंज रेट पहले फिक्स था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बट अब इसको छोड़ किस पे दिया है, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है, और ये ज्यादा फ्लक्चुएट होने लग गया है, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, और बहुत सी कंपनियां सफर करती हैं इन फ्लक्चुएशन से, ठीक है। जैसे मान लो कि आज $1 बराबर 89 रुपीज है, कल ऐसा भी हो सकता है कि $1 बराबर 90 रुपीज हो गए, ऐसा भी हो सकता है कि $1 बराबर 91 92, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है ये जो रेट है ना वो। तो इससे बहुत सी कंपनियों को सफर करना पड़ा, नुकसान हुआ है। फिफ्थ है फॉरेन कंपनीज जो है, कुछ फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर इतना सस्ते में बेचने लग गई कि इतना सस्ता तो अपनी कंट्री के कंपनियां भी नहीं बेच सकती। आप देख सकते हो चाइना की प्रोडक्ट इतनी सस्ती बिकती है अपनी कंट्री में कि अपनी कंट्री की कंपनियां इतने सस्ते में बेच ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहां पे यही हुआ कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो है वो सेम गुड्स इतने कम भाव में नहीं बेच सकती या प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अब सीधी सी बात है, लोग किसकी खरीदेंगे, जो सस्ता देखेंगे। चाइना की चीजें मान लो सस्ती आती है तो हम लोग वही खरीदते हैं। तो इसी वजह से फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने अपनी कंपनी को डंपिंग, इसको डंपिंग कहा जाता है, कि जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, इंडिया के अंदर ये पेन मान लो 10 रुपए की बनती है, पर चाइना वाला यहां पे आके वही पेन 5 रुपए में बेच रहा है, तो इंडिया को ये 10 रुपए में पोसा ही नहीं रही, बना ही नहीं सकते, ठीक है, उससे कम में बना ही नहीं सकते, पर चाइना वाला तो 5 रुपए में बेच रहा है इतने सस्ते में। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की पेन कोई नहीं खरीदेगा, सब चाइना की पेन खरीदेंगे, और तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो डंपिंग जैसी सिचुएशन भी होने लग गई। देन है नंबर 6, मैनी पॉलिसीज ऑफ डब्ल्यूटीओ यानी आपको पता ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सी पॉलिसी ऐसी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स थे। सो व्हाट इज स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स, स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स मतलब हम लोग ऐसा कहेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कह दिया कि आप लोग अच्छी क्वालिटी के गुड्स ही बेच सकते हो, ठीक है। और खास करके बात करें तो एग्रीकल्चर गुड्स, अब जरूरी नहीं है हर बार अच्छी क्वालिटी का ही उत्पादन हो, पर इन्होंने स्ट्रिक्ट नियम ला दिया कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के ही गुड्स को बेचेंगे या तो नहीं बेच सकते, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा है। नंबर 7 है टू कोप अप विद द स्पीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की स्पीड के साथ साथ अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए थी, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पर ये सारी अच्छे से बढ़ ही नहीं पाई। मतलब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ये जो इंफ्रा इन लोग को चाहिए होता है डेवलप होने के लिए, पर वो सरकार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं कर पाई, ठीक है। देन बात करें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है कंट्री में बढ़ी है, मतलब जो इकोनॉमिक पावर है उसकी इनइक्वालिटीज बढ़ी है, अमीर अमीर होने लग गया, गरीब गरीब होने लग गया, ठीक है। तो इसको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कहते हैं। और जो प्रोडक्शन और सेल्स है लाइफस्टाइल गुड्स का, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जो जरूरत होती थी लोगों को, जैसे मान लो कि मेरे को एक टी शर्ट की जरूरत है, ठीक है, पर मान लो मैं 2-3 टी शर्ट ले रहा हूं, तो इसको ही बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदना, ठीक है। फिर बात करें, सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अपनी कंट्री में जो सोशल कल्चरल फाउंडेशन है वो थ्रेटन में, मतलब उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और फॉरेन की कंपनियां आने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से अपना कल्चर धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल 10 ऐसे अनफेवरेबल इफेक्ट्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो अपने को अपनी कंट्री में देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में अपने ने इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ा, जहां पे हमने फेवरेबल इफेक्ट्स भी पढ़े और अनफेवरेबल इफेक्ट्स भी पढ़े, और यहां पे अपना चैप्टर फिनिश होता है। टोटल 11 लेक्चर्स मैंने इस पूरे चैप्टर में पढ़ाए हैं। अगर आप 11 के 11 लेक्चर्स देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इतना अच्छे से आ जाएगा कि, और मैं ये भी गारंटी दे सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पे इतना अच्छा पढ़ाने वाला कोई भी फैकल्टी नहीं है। तो सारे के सारे लेक्चर्स देखना, अगर कोई भी
टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके भी आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।